चलिए, सो आई थिंक हम लोग लाइव आ चुके हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीबडी इज फाइन और आप सभी लोग बिल्कुल जो है कॉन्टिन्यूस पढ़ाई कर रहे होंगे। सो राइट नाउ वी आर डीलिंग विद दिस फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी का अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, फिर एडवांस लेवल की थोड़ी सी फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। बाकी आप कंटेंट सेशन में देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप उसको सीरियली पढ़ते रहो, ठीक है? क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, उसको पढ़ के लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, क्वालिफाई हो चुके हैं ऑलरेडी। यस, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ बता दीजिए अगर कोई दिक्कत है। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? जस्ट से यस और नो। एक मिनट में जरा चैट बॉक्स में देख लूं, कुछ तो किसी को दिक्कत तो नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, जरा चेक कर लूं। कई लोग परेशान होते हैं एक्चुअली। बताइए अफीफा जी, क्या है? कुछ इशू तो नहीं है? ओके, सो आई थिंक नाउ इट्स ओके। ओके, चलिए। भूपेन जी बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? एक सीरियल ऑर्डर से आपको पढ़ना होता है। एक मिनट में जरा चैट ऑन कर लूं आपकी, अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं इधर से देखता रहूंगा और बात करता रहूँ। चलिए, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था, फार्माकोकाइनेटिक्स पूरा सेशन हमने जो है स्टार्ट कर दिया है, स्टार्टेड। और नाउ वी हैव कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। एक सवाल जो है बच्चों को थोड़ा डाउट था पिछले सेशन में, वो जरा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। ये वाले स्लाइड मैंने आपको पढ़ाई हुई थी, दिस स्लाइड आई हैव गॉन थ्रू दैट। इसमें लास्ट में एक प्रॉब्लम थी सभी को, जो मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट आया, मेरे पास पर्सनल चैट आया। हियर देयर वाज द इशू, समथिंग यू से और हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट। देखिए, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट सिंपली है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि एक दवा पूरी बॉडी में से कितने हाफ लाइफ में एलिमिनेट हो जाती है। ये अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन जीपैट एंड डीआई। ठीक है, फार्मासिस्ट में फैक्चुअल पूछते हैं, फार्मासिस्ट में ये फॉर्मूला पूछ दे देंगे कि टी हाफ किस पे डिपेंडेंट है, किसके इनवर्सली, किसके डायरेक्टली है। सो देखिए, आपको समझना ये पड़ेगा टी हाफ होता क्या है। टी हाफ का मतलब होता है हाफ लाइफ। बोले तो वो समय जब दवा अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाता है। तो हाफ रह जा रहा है, इसका मतलब हाफ बाहर निकल जा रहा है। तो 50% थिंग्स हैव बीन एलिमिनेटेड और 50% यहां पर है। तो फर्स्ट हाफ में 50% चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी। फिर जब सेकंड हाफ आएगा तो 50 का और फिर 50% एलिमिनेट हो जाएगा, है कि नहीं? उसका हाफ एलिमिनेट हो जाएगा। तो अभी टोटल एलिमिनेशन कितना हो गया? 50 प्लस 25। फिर अगले हाफ लाइफ में फिर उसका 50 का हाफ 25, 25 का हाफ हो जाएगा। तो 50 प्लस 25 प्लस 12.5। तो आप देखते रहोगे, जुड़ता रहेगा ये, क्योंकि जैसे जैसे वो हाफ होता रहेगा उसी तरीके से वो 50-50 वाला रेशियो जुड़ता रहेगा कि कितना परसेंट एलिमिनेट हो गया। और आप देखेंगे फोर्थ टी हाफ में 93.75 यहां पर रिलीज हो जाता है, और अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 4 to 5 हाफ लाइफ में पूरी की पूरी ड्रग एलिमिनेट हो जाती है। तो कभी इसमें से घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। एक मिनट रुकिए जरा। चलिए, तो मेरे ख्याल से हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। सीधे इस तरीके से हाफ लाइफ का मतलब होता है वो समय जब दवा अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ अमाउंट बची रह गई। मान लीजिए सपोज पहले 100 mg थी, अभी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद अभी वो 50 mg रह गई है। तो ये जो जितना दिन लगा, जितना समय लगा, इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। समझ में आई बात? तो
हाफ लाइफ में क्या है कि 50% बची रह गई, इसका मतलब 50% एलिमिनेट हो गई है बॉडी से, ठीक। तो 50% एक बार में एलिमिनेट हुई है, तो नेक्स्ट हाफ लाइफ होगा तो फिर 25% एलिमिनेट हो जाएगी। तो अभी टोटल एलिमिनेशन सेकंड एलिमिनेशन तक कितना होगा सेकंड हाफ लाइफ तक? 50 + 25। फिर नेक्स्ट में 25 का और आधा एलिमिनेट हो जाएगी थर्ड हाफ लाइफ में। तो अभी कितना हो जाएगा? 50 + 25 + 12.5। तो ये पूरा जोड़ेंगे कितना परसेंट एलिमिनेट हो गया। तो जैसे आप जोड़ते रहोगे और लास्ट में आपको पता लगेगा, क्योंकि फोर्थ एलिमिनेशन में, फोर्थ यहाँ में आप देखोगे 93.75, यानी कि 5 एलिमिनेशन है पूरी तरीके से दवा कब एलिमिनेट हो जाएगी? फिफ्थ एलिमिनेशन हाफ लाइफ में। अगर ऑप्शन में 4, 5 दिया है या फिफ्थ दिया है तो फिफ्थ विल बी मोस्ट करेक्ट, एंड 4 से 5 दिया है ऑप्शन में तो 4 to 5 विल बी मोस्ट करेक्ट। ये सारी चीज हमने देख ली। दूसरी चीज हमने जो डिस्कस की थी वो मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज क्या होता है और लोडिंग डोज क्या होता है? मान लीजिए मुझे कोई बीमारी है, तो वो डोज जो एक्शन को इनिशिएट करवा रहा है असर दिखाने के लिए, लोडिंग डोज हो गया। लेकिन लंबे समय, बीमारी को अगर इलाज करना है तो लंबे समय तक प्लाज्मा लेवल को कांस्टेंट बना के रखना पड़ेगा, तो उधर पे मेंटेनेंस डोज की जरूरत होती है। तो मेंटेनेंस डोज का फॉर्मूला देखेंगे, सीपी का मतलब होता है टारगेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इनटू क्लियरेंस अपॉन एफ बायोअवेलेबिलिटी। तो इधर पे आप देखेंगे मेंटेनेंस डोज किस पे अफेक्टेड है? क्लियरेंस पे, क्योंकि आप देख लो यहां पर क्लियरेंस और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन है, ठीक है, इधर पर यानी क्लियरेंस या हाफ लाइफ पे। जबकि लोडिंग डेज किस बात पे, पैरामीटर पे निर्भर करती है? गवर्न बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट पिछले सेशन का हमने क्लियर कर दिया है। नाउ कमिंग ऑन दी फार्माकोडायनामिक्स, जो हम पढ़ने वाले हैं आज। चलिए इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन कम रहेगा। यस, तो आज की क्लास थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आपको होने वाली है, ठीक है, जहां पर जिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक बच्चा डीआई भी देता है, एक बच्चा जीपैट भी देता है, खास करके अगर बी फार्म एम फार्म आप हो तो, ठीक है। डिप्लोमा थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ा रहे तो डिप्लोमा का थोड़ा हाई फाई लग सकता है कि डिप्लोमा भाई हाई है। फार्माकोडायनेमिक्स बोले तो वो टर्मिनोलॉजी जिसमें ड्रग का एक्शन की बात की जाती है। तो अगर मेरे पास कोई ड्रग है, मैंने इसको खाया, तो उस बॉडी ने मेरे शरीर का बुखार उतार दिया, पेन से रिलीव कर दिया, उसने असर दिखाया। सो वो जो असर होता है, जो एक्शन होता है, उस फील्ड को बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। सिंपल एक लाइन में, ज्यादा पीएचडी नहीं करना, बहुत सिंपल भाषा में पढ़ना है। अब ये फार्माकोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझते हैं और डीप में हम लोग। सो बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ऑन बॉडी। इसको लिख लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। फार्माकोडायनेमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ऑन बॉडी। अभी दवा जैसे हमने खाया तो दवा ने बुखार उतार दिया, ठीक। सो व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी या व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग? सो इसका आंसर होगा व्हाट द ड्रग विद द ड्रग, व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी। जबकि काइनेटिक्स क्या होता है? व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग। तो लिख लीजिए, इसी को दूसरे भाषा में बोलते हैं कि दवा ने हमारी बॉडी के साथ क्या किया, इसी को बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, राइट। तो इस तरीके के सवाल फार्मासिस्ट में पूछे जा सकते हैं, व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी। अभी मैं DSSB का पेपर देख रहा था, उसमें काफी अच्छे लेवल की कॉलेज पूछी गई थी। अभी पटना एम्स का हुआ है, काफी अच्छे लेवल की चीजें पूछी गई हैं, ठीक। ये सब अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन। किस सिद्धांत पे ये दवा का एक्शन होता है? क्योंकि फार्माकोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट ड्रग एक्शन। तो अभी ड्रग एक्शन किस प्रिंसिपल पर, किस फंडे पर होता है, वो जरा थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डीप डाइव कर रहे हैं अभी, ठीक। तो ये सारी चीजें, ड्रग मेनली अल्टर द पेस ऑफ ऑन गोइंग एक्टिविटी एक्सेप्ट जीन बेस्ड। तो जीन बेस्ड एक्टिविटी में हम ज्यादा नहीं शेयर कर सकते, लेकिन नॉर्मल शेप में हम उसकी एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो जो पहला प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं स्टिमुलेशन, यानी कि दवा क्या करेगी, बॉडी के सिस्टम्स को जो रिसेप्टर पे बाइंड करेगी उधर स्टिमुलेशन कॉज करेगी, चीजों को स्टिमुलेट करेगी, प्रोवोक करेगी। तो जैसे क्या होगा, सेलेक्टिव एनहांसमेंट ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल, इसको बोलते हैं स्टिमुलेट करना। समझ गए? तो प्रिंसिपल्स यानी किस सिद्धांत पे ये दवा का एक्शन हो रहा है, तो पहला उसमें से जो प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं स्टिमुलेट करना। तो कुछ दवाएं क्या करती हैं, सिस्टम्स को, रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने का काम करती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, एड्रेनालिन स्टिमुलेट्स हार्ट, तो हार्ट मसल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। पिलोकॉर्पिन स्टिमुलेट करता है सलाइवरी ग्लैंड्स को,
ताकि एक्शन इनिशिएट हो सके। तो ये लिखते जाइए आप। तो पहला जो प्रिंसिपल है ये है स्टिमुलेशन। इतना डीप जो है ना जीपैट और डीआई में ही पूछा जाएगा, फार्मासिस्ट में नहीं पूछा जाएगा। फार्मासिस्ट में केवल ये वाली बात पूछी जाएगी, ये वाली बात पूछी जाएगी, और इतनी छोटी चीज जीपैट डीआई में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्शन इज स्टिमुलेशन, चीजों को स्टिमुलेट करके एक्शन शो करना, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, पहला। अच्छा सर, अभी स्टिमुलेट करेगा तो डिप्रेस भी तो करेगा, तो दूसरा एक्शन है डिप्रेशन। डिप्रेशन को बोलते हैं सेलेक्टिव डायमिनिशन या रिडक्शन ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल। जब स्पेशलाइज्ड सेल में एक्टिविटी का लेवल डायमिन्यूट हो जाए या रिड्यूस हो जाए, इसको बोलते हैं डिप्रेशन प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। तो जैसे सीएनएस डिप्रेशन बाय द बार्बिट्यूरेट्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बार्बिट्यूरेट्स के साथ यही है, और इतना डिप्रेस कर देता है कि आदमी निकल भी लेता, कोमा में भी चला जाता है। इसीलिए इसके तोड़ में किसको लाया गया? बेंजोडाइजिपिन्स को। सो बेंजोडाइजिपिन्स आर मोर सेफर ऑप्शन इन कंपैरिजन टू बार्बिट्यूरेट्स। ये बात लिख लीजिए। कोई नया सिस्टम कब आता है? जब पिछले सिस्टम में कुछ खामी होती है। अभी 5G क्यों आया? 6G की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4G में कुछ प्रॉब्लम थी। 4G क्यों आया? क्योंकि 3G में प्रॉब्लम थी। 3G क्यों आया? क्योंकि 2G प्रॉब्लम थी। तो 2G में खूब बतियाए पड़े थे हम लोग, 3G में मल्टीमीडिया मैसेज भेज रहे थे, फिर कुलकुल मची कि जिससे हम बात करें उसका जरा थोबड़ा देख ले, दिखता कैसा है, दिखती कैसी है। फिर 4G पे आए, फिर दबा के वीडियो कॉलिंग हो रही है। अभी फिर आवाज में किचकिच आने लगी, तो कॉन्सेप्ट आ गया वॉइस ओवर LTE का। अभी किचकिच नहीं होती, इंटरनेट से कॉल होती है। लेकिन फिर हमारी आत्मा जगी कि भाई साहब यहां से बैठे 50 किलोमीटर दूर मेरा घर है, दरवाजा खुला रह गया। अभी इधर इंटरनेट से मैं एक स्विच से बंद कर दूंगा, एसी सारा वाईफाई आ रहा है, आप देखो कूलर वाईफाई, एवरीथिंग इज वाईफाई इंस्टॉल्ड, क्योंकि यही फ्यूचर है अभी फिलहाल। तो किसका जमाना है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सब चीजें इंटरनेट से कम्युनिकेट करेंगे, आपका दरवाजा यहीं से सेंट्रली लॉक हो जाएगा। उसके लिए फास्ट इंटरनेट चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 5G। क्यों? क्योंकि लैग कम था उसमें 5G में। समझ गए? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारी जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती हैं, अब देखिए हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, उसके हिसाब से नया सिस्टम आया, और पिछले सिस्टम में कुछ खामी थी तब जाके नया सिस्टम आया। तो सेम चीज है, बार्बिट्यूरेट्स नो डाउट एक अच्छे कंपाउंड थे, अच्छे मॉलिक्यूल थे, लेकिन उनमें सीएनएस डिप्रेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसीलिए नया सिस्टम बेंजोडाइजिपिन का कॉन्सेप्ट आया। तो मैं ये इंटरनेट वाला और 3G 4G वाला एग्जांपल दिया हूं आपको समझाने के लिए, कोरिलेट करने के लिए, कि कोई चीज दो वजह से आती है, या तो हमारी जरूरत बढ़ गई, हमारे एस्पिरेशंस बढ़ गई, या पिछले सिस्टम में खामी थी, देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस। इसका ये मतलब नहीं बुरा था पिछला सिस्टम, बट देयर वर लिमिटेशंस। ठीक है, बार्बिट्यूरेट्स बुरे नहीं है, बट देयर वाज इशू ऑफ सीएनएस डिप्रेशन, दैट्स व्हाई द कांसेप्ट ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स वी कैन सी। ठीक है, क्विनिडीन डिप्रेसेस हार्ट, क्विनिडीन। ठीक, तो फार्मेसिस्ट जैसे एग्जामिनेशन में ये पूछ लेगा कि ये जो क्विनिडीन है इसको एक्सट्रैक्ट आउट किससे किया जा रहा है? बताइए, जितने लोग फार्मेसिस्ट का पेपर दे रहे हैं, ये क्विनिडीन जो कंपाउंड है जिसको हार्ट को डिप्रेस करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, कहां से निकाला जा रहा है, इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जा रहा है? दिस टाइप ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे कैन आस्क। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, बहुत छोटा सा है, अगर इतना भी नहीं बता पाए तो फिर क्या तैयारी है? सिंकोना बार की, यस। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन जो है ना, ये फार्मेसिस्ट जैसे में पूछे जाते हैं। तो आपको लेवल ध्यान रखना है कि फार्मासिस्ट के लिए ये लेवल, डीआई के लिए ये लेवल, जीपैट के लिए डीआई के लिए बराबर रखना है लेवल। ठीक है, इस तरीके की चीजें। तो पहला एक्शन है स्टिमुलेट करना, दूसरा एक्शन है डिप्रेस करके एक्शन शो करना। ठीक है, तीसरा एक्शन इरिटेशन कॉज करके। तो आप सुनते हो कि नाम बिटर ड्रग्स, तो बिटर ड्रग्स क्या करते हैं? जीआईटी सिस्टम को इरिटेट करती हैं। तो आप देखो, बिटर्स इंक्रीजेस सलाइवरी एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। क्यों? क्योंकि बिटर ड्रग्स क्या करने काम करते? इरिटेट। आप मुझे बताओ, फार्माकोग्नोसी में दो बिटर ड्रग्स के नाम पढ़ते हो ना आप, तो बिटर ड्रग्स के नाम बताओ। दो फार्माकोग्नोसी में ऐसी ड्रग्स जो बिटर इन नेचर होती हैं, जो बिटर के तौर पर एक्शन शो करती हैं। ठीक है, बिटर कैटेगरी। दूसरा आप देखोगे काउंटर इरिटेंट टू फ्लो टू द साइट। तो एक होता है लिनीमेंट, ठीक है, लिनीमेंट। तो ये बताओ, क्या ये लिनीमेंट जो होता है ये रब करके लगाते हैं कि नॉर्मल लगाते हैं? पहला सवाल मैंने आपसे पूछा, दो ऐसे एग्जांपल बताइए फार्माकोग्नोसी में बीटा ड्रग के एग्जांपल।
पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये जो लिनीमेंट होता है क्या इसको रब करके फिर लगाया जाता है, नॉर्मली लगा दिया जाता है? ध्यान से सुनिए, बड़ा सवाल पूछा गया है। सीजीएचएस कोलकाता का भी 2020-21 में एग्जाम हुआ था, काउंटर रिटर्न पे सवाल पूछा गया था फार्मासिस्ट में। यस, वाइल्ड चेरी बार्क, बिल्कुल सही बात है। इपिकैक, बिल्कुल सही बात है। यस, विथ फ्रिक्शन। तो आप ध्यान रखिए, खास करके इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, इट शुड बी वेरी क्लियर। लिनीमेंट। अगर मैं पूछूं कि हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशंस कौन सी होती हैं, ऐसी प्रिपरेशन जो हाइड्रो एल्कोहलिक की नेचर होती हैं, क्या नाम होता है इनका? ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है और आप पढ़ के जाओगे बहुत हाई फाई, छोटा छोटा पूछ देगा सवाल, आप ढहके गिर जाओगे वहीं पे। तो ये छोटी छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए। बताइए। एलिक्जर्स, यस, एलिक्जर्स। एलिक्जर्स आर हाइड्रो, ये वर्ड चिपकाया रहेगा, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशंस। सो एलिक्सर्स आर हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशंस। चलिए, तो ऐसी दवाएं, अब देखो ये इरिटेशन, काउंटर इरिटेंट्स क्या करते हैं रबिंग के बाद, जैसे खास करके लिनीमेंट, टर्पेंटाइन लिनीमेंट एग्जांपल आपने सुना होगा नाम टर्पेंटाइन लिनीमेंट का, ठीक है। कुछ दवाएं क्या करेंगे, रिप्लेस करके काम करेंगी। लिवोडोपा, कार्बिडोपा का बड़ा पिटा पिटा एग्जांपल याद है सबको। लिवोडोपा क्रॉस नहीं कर पा रहा, फिर वो क्रॉस कर रहा है। तो ये लिवोडोपा और ये कार्बिडोपा वाला ना बड़ा पेट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, ये देखने को कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो नेचुरल मेटाबोलाइट्स या हार्मोन्स या उसके कंजेनर्स इनडेफिशिएंसी स्टेट में जनरली ये देखने को मिलेगा, रिप्लेसमेंट वगैरह, जैसे लीवोडोपाइन पार्किंसोनिज्म, ठीक। तो लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ क्यों दे रहे हैं, उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए, बड़ा पेट एग्जांपल है, क्योंकि लीवोडोपा डायरेक्टली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा है, उसको क्रॉस करने में जो हेल्प कर रहा है वो कार्बिडोपा कर रहा है, ठीक। एक मिनट रुकिए जरा। यस, दूसरा क्या है, इंसुलिन इन डायबिटीज मिलाइटस। इंसुलिन रिप्लेस ही तो करते हो। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, टीआरटी, अंदर से नहीं बन रहा है बॉडी से नेचुरली, बाहर से देना पड़ेगा। और कुछ लोग जो जिम वगैरह में बल्ले बनाते हो बाहर से लगा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, तो जवानी तो पूरी फील होती है, एकदम चौड़ में ऐसे ऐसे खपच्चे की तरह चल रहे हैं, लेकिन मामला अंदर से खत्म है, क्योंकि बाहर से आप टेस्टोस्टेरोन लोगे, अंदर से बनना खत्म। सो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये भी रिप्लेसमेंट का एग्जांपल है, टीआरटी थेरेपी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये भी आपका हो गया इसी का एग्जांपल। तो डायबिटीज मिलाइटस में इंसुलिन, ये बताइए कहां रिप्लेस किया जाता है, टाइप 1 डायबिटीज में कि टाइप 2 में, जल्दी बताइए। इंसुलिन की रिप्लेसमेंट की जरूरत कहां पड़ती है, टाइप 1 में कि टाइप 2 में? इज इट टाइप 1 और टाइप 2? जल्दी जल्दी। यस, इट्स टाइप 1 बिकॉज दिस इज इंसुलिन डिपेंडेंट। इधर बिना इंसुलिन के काम नहीं चलेगा, इधर अगर इंसुलिन दे दोगे तो उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है, बट दिस टाइप ऑफ पेशेंट आर टोटली डिपेंड अपॉन इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट है। आयरन इन अनीमिया, बाहर से आप देखते हो फोलेट वगैरह दिया जाता है, तो मुझे ये बताइए आयरन की गोली और फोलिक एसिड की गोली दोनों सेम हो? बड़ा बेकार बेकार से सवाल में छोटे छोटे से पूछ रहा हूं, लेकिन कई लोगों को क्लियर नहीं होगा। आयरन की गोली और फोलिक एसिड की गोली दोनों सेम होती है कि अलग होती है? अब कहोगे गुरुजी ये सब क्या पूछ रहे हो आप, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग नहीं पता है। देखिए, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, देखो कितना तगड़ा कंफ्यूजन है, सेम डिफरेंट चल रहा है ग्रुप में। अलग है, देख लो। 50-50 मैच चल रहा है, आधे लोग को डिफरेंट, आधे लोग को सेम है। यस, फोलिक एसिड इज विटामिन B9। सत्यन जी सिंह डिफरेंट होती है, ओके।
माधुरी जी ने कुछ सही जवाब दिया है। आयरन टैबलेट, फोलिक एसिड प्लस एलिमेंटल आयरन। ओके ध्यान से देखिएगा, डिफरेंट वालों की संख्या ज्यादा है, सेम वालों की संख्या कम है। मतलब 70-30 का मैच चल रहा है। 70% लोग कह रहे हैं कि डिफरेंट होता है। क्या लगता है, जनता जनार्दन के साथ जाना चाहिए? यस, चलिए ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा सा बहुत चिंदी चिंदी चीजें हैं ये सब क्लियर होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं पोल ले लीजिए। पोल ले लूंगा, वो तो पोल यही हो गया, देख के कमेंट लग रहा है कि डिफरेंट वाले ज्यादा हैं। ठीक है, पोल का भी ऑप्शन है, पोल ले लूंगा, लेकिन अभी पोल क्रिएट कौन करे वहां पर इतना तामझाम। जब होगा जरूरत तो मैं करवा लूंगा क्रिएट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्शन इज साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिसिटी, ये सब सारी चीजें कहां पर ये साइटोटॉक्सिक एक्शन दिखेगा? कैंसर के केस में। ठीक है, सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन फॉर इन्वेडिक पैरासाइट्स और कैंसरस सेल्स। ठीक है, अब देखो, पेनिसिलिन, क्लोरोक्विन, मेबेंडाजोल, साइक्लोफॉस्फामाइड, ये सब। अच्छा ये बताइए, जो पेनिसिलिन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर होता है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है? जल्दी बताइए। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इज अ सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर और प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। आपके कॉन्सेप्ट दुरुस्त करवा रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, छोटी छोटी बातें। यस, सो मैक्सिमम पीपल आर सेइंग सेल वॉल इनिबिटर्स। तो ठीक है, सेल वॉल इनिबिटर्स ही होते हैं। नाग, नाम, ये सब नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें। चलिए, तो समझ में आई बात? कितने एक्शंस हो सकते, कितने प्रिंसिपल्स हो सकते हैं? या तो दवा चीजों को स्टिमुलेट करके असर दिखाएगी, चीजों को डिप्रेस करके असर दिखाएगी, चीजों को इरिटेट करके दिखाएगी, रिप्लेस करके दिखाएगी, साइटोटॉक्सिक एक्शन दिखाएगी। ये मैंने कहां से लिया था? केडी त्रिपाठी साहब की किताब से, केडीटी से। ठीक है, चलिए, क्योंकि उससे बेस्ट बुक अभी कोलोजी की आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शन। मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म के तहत ये एक्शन हो रहा है, वो मैकेनिज्म अभी किस सिद्धांत पे हो रहा था, अभी किस मैकेनिज्म, थोड़ी सी उसके अंदर और डीप डाइव हम लोग कर रहे हैं। तो पहले को बोलते हैं फिजिकल एक्शन। ठीक है, फिजिकल एक्शन। तो फिजिकल क्यों? कोई चीज दिख रही है, उसकी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल, मास ऑफ ड्रग, जैसे बल्क लैक्सेटिव्स, प्रोटेक्टिव्स, डाइमेथिकोन। ठीक है, ये उसके फिजिकल एक्शन के बेसिस पर मैकेनिज्म उसका ड्रग का। जैसे एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी, तो एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी क्या है? इसका फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। तो इधर पे केओलिन ये सब एब्जॉर्ब करता है। ऑस्मोटिक एक्टिविटी कौन शो करता है? मैग्नीशियम सल्फेट और मैनिटॉल। मैनिटॉल एज ए स्वीटनर भी यूज होता है, डायरेटिक्स भी यूज होता है। ये लिख लीजिए, एज ए स्वीटनर भी यूज होता है। तो लगे हाथ एक सवाल लिख लीजिए, फार्मासिस्ट में बड़ा पूछा जाता है। मैनिटॉल इज यूज्ड एज स्वीटनर इन च्यूएबल टैबलेट्स। तो कभी सवाल पूछा जाए कि च्यूएबल जो टैबलेट्स होती है उसमें स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर कौन सा यूज होता है? सो बेसिकली मैनिटॉल इज यूज्ड। एक मिनट रुकिए, भूपेंद्र जी का कहना है सर चैट सेक्शन में आने पर बार बार एग्जिट क्यों हो जाता है? नहीं, एग्जिट तो नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ हो रहा है तो आप रिफ्रेश कर लीजिए, पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, फिर से ज्वाइन करिए, मे बी नेट का इशू हो। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स में रेडियो लेबल्ड आइसोटोप्स वगैरह होते हैं। रेडियो ओपेसिटी में कुछ मीडियम, बेरियम सल्फेट। तो ये लिख लीजिए, ये सवाल देखेंगे फार्मासिस्ट में पूछा गया है एसआईसी में। तो बेरियम सल्फेट किस लिए यूज करता है? जितने लोग एक्सरे वगैरह करते हैं उनके एक शील्ड पहनते हैं वो, ताकि एक्सरेज वगैरह एब्जॉर्ब हो जाए, वहां पर एब्जॉर्ब हो जाए। तो वो जो कंपाउंड हम यूज करते हैं ना, वो बेरियम सल्फेट यूज करते हैं। और कभी कभी हम लोग डायग्नोसिस करने के लिए बेरियम सल्फेट का घोल पिला के अंदर बॉडी के अंदर भी दे देते हैं। ठीक है, ये सब कंट्रास्ट मीडिया के तौर पर बेरियम सल्फेट को डाई के साथ दे देंगे मिक्स करके। तो उधर पे जहां पर दिक्कत रहेगी ना, डाई वहां पर जाएगी, बाइंड करेगी और हाईलाइट होने लगेगी। ठीक है,
फ्लोरेसेंस डाई हम लोग ले जाते हैं तो ट्यूमर के आइडेंटिफाई करने में, तो डायग्नोस्टिक वगैरह में हम लोग इसका बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। तो एक्सरेज को रोकने के लिए भी और डायग्नोस्टिक एजेंट के तौर पर बेरियम सल्फेट को हम लोग यूज करते हैं ताकि ट्यूमर वगैरह, कैंसर वगैरह को डिटेक्ट किया जा सके। ये बात लिख लीजिए, ये SIC 2016 या 2019 वाले में पूछा गया था सवाल। यस, एज ए कंट्रास्ट मीडिया। देखो कोई चीज हाईलाइट कैसे हो जाएगी, जब सारा बैकग्राउंड काला काला कर दो तो अपने आप वो चीज दिखने लगेगी, या फिर उसी सब्जेक्ट को कलर कर दो, बाकी सब ऐसे ही रहने दो। ये कुछ बात किसकी तरह है, स्टेनिंग की तरह है, डायरेक्ट स्टेनिंग, इनडायरेक्ट स्टेनिंग। आपको याद हो, आप लोग तो अभी खैर सब नए जमाने वाले ही होंगे मुझे लग रहा है, थोड़ा सा और आप पहले जाओगे ना, कोटक वगैरह की कैमरा जब चलता था तो रील आती थी, उसकी निगेटिव फोटो के साथ साथ हमें निगेटिव दी जाती थी, और वो निगेटिव हम कहीं भी जमा करके वो फोटो ओरिजिनल निकाल लेते थे निगेटिव से। सभी को याद भी होगा। अभी तो वो जमाना चला गया रील वाला, बिल्कुल ठीक है। फोटो खींचनी कितनी मुश्किल होती थी, फोटोग्राफर्स की कितनी सारी चीजें, अभी चीजें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, तो उसमें निगेटिव मिलता था, वो निगेटिव से हम फोटो बनवा सकते थे। चलो, तो फिजिकल एक्शन के बेसिस पर ये आप देख सकते हैं फिजिकल एक्शन। दूसरा होता है केमिकल एक्शन, यानी केमिकली बॉडी सिस्टम कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो केमिकल एक्शन। यहां पर फिजिकल आजकल मैंने गलत लिख दिया है, यहां पर केमिकल होना चाहिए, इसको सही कर लीजिए, ठीक है। एंटासिड्स, एंटासिड कब यूज किए जाते हैं, देखो जब आपके पास प्रॉब्लम किसकी है, अल्सरेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, तो एक चीज है कि एसिड सिक्रेट हो चुका है, और एक चीज है कि एसिड सिक्रेट नहीं हुआ है अभी। तो अगर एसिड सिक्रेट हो गया है, पेट में ऐंठन, दर्द, मरोड़ हो रही है, तो आप क्या करोगे, सीधे इसको बेसिक कंपाउंड दोगे। तो एंटा एसिड्स आर बेसिकली बेसिक कंपाउंड्स टू न्यूट्रलाइज दैट ऑलरेडी रिलीज्ड एसिड इन द स्टमक, ठीक। ये एंटा एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, ये कैसे, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, KMnO4। यस, और अगर एसिड नहीं रिलीज हुआ है तो आप एसिड को ब्लॉक करिए। तो कौन सा पंप काम करता है, प्रोटॉन पंप, तो प्रोटॉन पंप को। लेकिन अगर प्रोटॉन पंप को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दोगे तो फिर तो अपन के पेट में HCl नहीं आएगा, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ए क्लोरहाइड्रिया, ये बोले तो एब्सेंट, क्लोरहाइड्रिया बोले तो HCl। तो पूरी तरीके से ब्लॉक करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। बेटर है कि अदर भी अप्रोच अपनाएं, लेकिन ज्यादा एसिडिटी हो रही तो क्या करोगे आप। मैग्नीशियम सल्फेट या मैनिटॉल, ये ऑस्मोटिक एक्टिविटी के तौर पर काम करते हैं। कुछ कंपाउंड चिलेटिंग एजेंट कर, और ये मोस्टली चिलेटिंग एजेंट आपके यूज होते हैं पॉइजनिंग के एंटीडोट्स में। चलिए, तो मुझे ये बताइए कि बीमारी है जिसको बोलते हैं मिनीमाटा डिसीज, किस कंपाउंड की वजह से हो रही, किस हैवी मेटल्स की वजह से होती है मिनीमाटा डिसीज। जापानीज फिश वगैरह जब होती है, वहां पर जापानीज लोग, उन्होंने ऑब्जर्व किया था इसको। और आपको पता है कि अभी जापान जो अपने न्यूक्लियर पावर का प्लांट जो है वो पानी उधर पे छोड़ दिया है अपने समुद्र के बगल में, और वो पूरा मछली वाला एरिया है बिल्कुल। अब सोचो जो लोग खाएंगे उनका क्या होने वाला है। मरकरी, यस। तो ये जो मरकरी की पॉइजनिंग है ना, इसकी मरकरी की पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज कर रहे हैं, जरा बताइए आप कमेंट बॉक्स में। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, सेशन लग गया तो रिवीजन भी आपका होता रहे। देखो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, इधर पे जो भी कुछ, जैसे चिलेटिंग एजेंट आया तो थोड़ा सा पॉइजनिंग के बारे में हमने बात कर लिया, थोड़ा सा एंटीडोट के बारे में, ऐसे आपको कोरिलेट कर करके पढ़ना पड़ेगा। अभी वो जमाना गया स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला सवाल वाला, अगल बगल दाएं बाएं से सवाल, आपको ये ना बिल्कुल एंटीना खड़ा रखना पड़ेगा, जब ही जाके काम बनेगा। डाइमर कैप्रोल, यस, द करेक्ट ऑप्शन इज डाइमर कैप्रोल, बिल्कुल सही जवाब है डाइमर कैप्रोल। ईडीटीए कहां यूज होता है, ईडीटीए, ईडीटीए का यूज किसकी पॉइजनिंग में, ईडीटीए कैल्शियम की लेड, ईडीटीए, इज इट कैल्शियम और लेड पॉइजनिंग। सवाल आपके तैयार करवाए, सब सब सवाल पूछे गए हैं।
यस इट्स लेड। और कहां ईडीटी हम लोग यूज करते हैं? ब्लड सैंपल जो घर पे आके सैंपल लेता है उसमें हिपैरिन होती है। एक मिनट रुकिए जरा, या तो ईडीटी होगा या हिपैरिन होगा। ईडीटी है। और ये सब किस में दिया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है कितना ब्लड वॉल्यूम लेना है, उसके हिसाब से इंटरनेशनल यूनिट में 500 इंटरनेशनल यूनिट, 5000 इंटरनेशनल यूनिट हेपारिन। सो दीज थिंग्स आर कैलकुलेटेड इन इंटरनेशनल यूनिट, उसको बोलते हैं आईयू, इंटरनेशनल यूनिट। तो हेपारिन भी देते हैं एंटीकोगुलेंट के तौर पर, ईडीटी भी दोनों यूज करते हैं ब्लड सैंपलिंग लेते वक्त, पहले से भर के ले जाते हैं उसमें। ठीक, चलिए ये सब लगे हाथ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। तीसरा किसके थ्रू? एंजाइम्स के थ्रू करेंगे। तो एंजाइम क्या करते हैं? या तो स्टिमुलेट कर देंगे या इनहिबिट कर देंगे, यही सारी चीजें। तो एंजाइम्स के थ्रू या तो चीजें स्टिमुलेट हो जाएंगी या तो चीजें इनहिबिट हो जाएंगी। और इनहिबिशन में आप देखोगे नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन और स्पेसिफिक इनहिबिशन, और स्पेसिफिक में भी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो यहां पर एक लिस्ट आती है ड्रग वर्सेस इनहिबिटर्स की। आपको एक लिस्ट बनानी होती है, जितने भी ड्रग्स हैं उनके कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं, एक पन्ने में लिस्ट बना लेनी है। फिक्स है कि यहां से सवाल आना है, ठीक है। थोड़ा सा और डीप लेवल की जानकारी ले लेनी कि कौन किसका कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। ठीक, इस तरीके का आप एक चार्ट बनाएंगे। जितनी भी दवाओं के इनहिबिटर्स हैं सबका एक चार्ट एक जगह आप बना के रखेंगे, चाहे एक पन्ने में चाहे दो पन्ने में। तो एंजाइम्स के थ्रू काम करते हैं, चाहे वो स्टिमुलेट करके चाहे इनहिबिट करके। इनिबिशन में दो हो सकता है, एक नॉन स्पेसिफिक इनिबिशन, एक स्पेसिफिक इनिबिशन। स्पेसिफिक में दो हो सकता है, कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। ठीक है, चलिए इस तरीके की मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो पहला लिखिए आप स्टिमुलेशन, ठीक है, इधर पे ये स्टिमुलेशन के थ्रू। ठीक, तो स्टिमुलेशन ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेस। यानी कि अगर कोई जैसे ड्रग मॉलिक्यूल है, जिसको बोलते हैं ड्रग हो चाहे एंजाइम्स हो, ये सब लिगैंड मॉलिक्यूल बोलते हैं। रिसेप्टर के साथ जैसे बाइंड करने आते, रिसेप्टर अपने आप को एडजस्ट करता फिट होने के लिए, उसको अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं कन्फर्मेशनल चेंज करना। समझ में आई? तो जितने बढ़िया तरीके से बाइंडिंग होती उतना ही बढ़िया एक्शन शो करता है ये सारी चीजें। सो दैट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस। तो यहां पर लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टिमुलेशन। अगर किसी भी एंजाइम का आप स्टिमुलेशन बढ़ा रहे हो तो एफिनिटी हमेशा ड्रग की बढ़ेगी। लिखिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे अंडरलाइन करके लिखिए, एफिनिटी इंक्रीज होगी और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। ये ऐसे एरो करके बना लीजिए, ठीक है। तो माइक्रोजोमल इंड्यूस ड्रग, इंड्यूसर्स, इंड्यूसर्स क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देंगे, तो चीजें क्या हो जाएंगी? एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। तो जब चीजें एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी तो लंबे समय तक दवा अब बॉडी में रहेगी नहीं। तो ये वाली बात है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए फिर इनहिबिशन का एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। उसमें नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। आप कह रहे थे साहब लिख के मत पढ़ाइए, तो मैं लिख के नहीं पढ़ा रहा हूं, छाप के ले आया फिर आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मेरे लिखने में। तो यहां पर मेरा फोकस मेन कॉन्सेप्ट पे रहेगा, ठीक है। चलिए, नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन और स्पेसिफिक इनहिबिशन। तो इसमें आप नॉन स्पेसिफिक में देखेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है या फिर स्ट्रक्चर में अल्टरेशन वगैरह हो जाता है। और स्पेसिफिक में दो है, एक कॉम्पिटेटिव है एक नॉन कॉम्पिटेटिव है। तो कॉम्पिटेटिव में क्या है? केएम बोले तो एफिनिटी कांस्टेंट आपका जो है ये बढ़ रहा है, केएम बढ़ेगा तो ये एफिनिटी आपकी बढ़ेगी, लेकिन वी मैक्स अनचेंज हो जाता है कॉम्पिटेटिव के केस में। अब ये सब पढ़ूंगा, वो माइकलिस मेंटेन प्लॉट उधर एंजाइम में होता है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप ये लाइन जान लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट हम माइकलिस मेंटेन प्लॉट से पढ़ेंगे जब एंजाइम्स पढ़ेंगे। तो केएम का मतलब होता है एफिनिटी कांस्टेंट, केएम वैल्यू। जब हम एंजाइम्स पढ़ते हैं ना, उधर पे माइकलिस मेंटेन इक्वेशन पढ़ते हैं, माइकलिस मेंटेन प्लॉट पढ़ते हैं, उसमें सारा वीमैक्स टीमैक्स का वीमैक्स का खेला है, केएम का खेला है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे एंजाइम्स वाले चैप्टर में, परेशान मत होइए। पूरा इक्वेशन डेराइव करना होता है, फिर 3 केस होता है कि केएम अगर ज्यादा है सबस्ट्रेट से तब, केएम कब है तब कब। तो वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप केएम का मतलब जान लीजिए, अगर केएम बढ़ेगा तो सबस्ट्रेट से रिसेप्टर की एफिनिटी बढ़ेगी, ये सारी चीजें। तो आप देखते होंगे फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन,
कंपीट करते हैं एसिटाइल कोलिन फॉर द कोलिनेस्टरेज। तो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है, उधर पे क्या है, एसिटाइल कोलिन के साथ ये कंपटीशन करते हैं। कौन से? फाइसोस्टिग्मिन। और कंपटीशन कौन करेगा? एक जैसे लोग वाले। ठीक है, इस तरीके की चीजें। सर मेरी स्पीड ज्यादा नहीं है, इसके नोट्स मिलेंगे क्या? मैं ट्राई कर रहा हूं बट पूरे नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं। मिलेंगे बिल्कुल भूपेंद्र जी, मिलेंगे, परेशान मत होइए, सेम चीज मैं आपको दूंगा। देखो आप वीडियोज अगर आप देख ले रहे हो, आपको ये नोट्स फिर फेर के देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसी से पढ़ चुके हो। 10 मिनट में स्क्रॉल करके पढ़ लोगे आप। लेकिन आज जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, अभी ये पीडीएफ में हर चीज नहीं है, मेरे मुंह से बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी निकल रहा है, और वो क्वेश्चन है, वो कहीं ना कहीं आएगा, टकराएगा। अभी इधर वो चीज नहीं है, मिसिंग है। दैट्स वाई वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, सो फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन कॉम्पीट करते हैं किसके साथ? एसिटाइल कोलिन के साथ और कोलिनेस्टरेज एंजाइम के लिए। ये बताइए, जो कोलिनेस्टरेज है ये क्या एसिटाइल कोलिन को तोड़ने का काम करता है या जोड़ने का काम करता है? ये बताइए। और एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ये तो वही वाली बात हो गई कि एक लड़का और दो फीमेल्स भागे पड़े, नहीं भैया हमें इसे शादी करना है, या उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, कि एक ही फीमेल है जिसको दो लोग लाइक कर रहे हैं, तो यही वाली कंपटीशन चल रहा है इधर। यस, गोविंद जी कह रहे हैं इसको ज्वाइंट करने का, लोग कह रहे हैं कि तोड़ने का। ब्रेक डाउन करता है कोलिनेस्टरेज, कोलिनेस्टरेज ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब देखिए सल्फोनामाइड किसके साथ कॉम्पीट करता है? पैराअमीनो बेंजोइक एसिड, पाबा के साथ, फॉर द बैक्टीरियल फोलेट सिंथेसिस। आपको पता है ना, सल्फोनामाइड्स फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं ये लोग। ठीक है, पाबा के साथ कंपटीशन कब होगा? सेम दिखने वाले कंपटीशन। तो पाबा भी जो टेरिडीन रिंग स्ट्रक्चर है वो उसी तरह दिखेगी। समझ गए आप? ये तो कंपटीशन कब हो रहा है? जब सेम दिखने वाली चीज है उधर पे। कार्बिडोपा एंड मिथाइल डोपा कॉम्पीट विद लियोडोपा फॉर द डोपा डीकार्बोक्सिलेज। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सारी चीजें। चलिए इनहिबिशन का और एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने कॉम्पिटेटिवनेस का देखा, अभी हम नॉन कॉम्पिटेटिव का थोड़ा सा देख लेते हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव का। ठीक है, तो नॉन, देखो एक ही साइट है इसी के लिए, ये भी कॉम्पीट कर रहा है, ये भी कॉम्पीट कर रहा है, ऐसा कंपटीशन में होता है। लेकिन नॉन स्पेसिफिक में क्या है कि ये साइट है, इसके लिए ये तो ट्राई कर ही रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी साइट है, इधर पे कोई बाइंड कर रहे हैं। एलोस्टेरिक साइट है, मान लो एलोस्टेरिक वो साइट है, एक्स्ट्रा साइट, जहां पर कंपोनेंट्स बाइंड कर रहे हैं। तो इधर पे क्या है कि एक ही साइट है, इस पे दो लोग बाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उधर पे कंपटीशन होगा। जैसे हम ही लोग पढ़ा रहे हैं, आप देखो फार्मा में कितने लोग पढ़ाने में है कि नहीं? एक दूसरे में कंपटीशन, किसी को कोई प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है, किसी को कोई अच्छा लग रहा है। मेरे पास आप क्यों आए हो? क्योंकि आपको क्वालिटी अच्छी लगी है, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, आपको अफोर्डेबल रेट में चीजें मिली है, आप फोन कर रहे हो, मैसेज करो, आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल रहा है। शायद ये चीज और जगह मिसिंग हो, शायद उतना फास्ट रिस्पॉन्स ना आया, शायद उस प्राइस में ना मिले, शायद वो क्वालिटी ना मिले 20,000 देने के बाद भी, शायद वो मेंटरशिप आपको ना मिले। तो ये चीजें हैं। तो इधर पे एक चीज के लिए जब दो लोग हैं तो कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन क्या हो कि एक तो साइट है ही, लेके के एक्स्ट्रा साइट हो जाए, ये कुछ मोनोपोली वाली बात हो गई कि 14-15 साल से अपन की फील्ड में मोनोपोली था, एक ही दो प्लेटफॉर्म थे, वो एकदम लूटे पड़े थे। अभी डिजिटल एजुकेशन के बाद बहुत सारे लोग आ गए, हमारा भी प्लेटफॉर्म आप देखोगे ऑनलाइन आया, बढ़ा, तो आप सभी को पता लगा अच्छा संजय चौहान नाम की भी कोई चीज है, तो आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन आया। तो अभी इधर कंपटीशन नहीं हो रहा, ये नॉन कॉम्पिटेटिव अप्रोच है, आपको एक बेटर ऑप्शन मिला पहले वाले की तुलना में। तो इधर पे ये, तो जो इनहिबिटर होता है वो एडजेसेंट साइड पे, यानी बगल वाले साइड पे बाइंड करता है, नॉट विथ कैटालिटिक साइट। समझ गए? बट अल्टर द एंजाइम इन सच वे दैट इट लूजेज इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। तो कैटालिटिक एक्टिविटी इधर पे ना, जो मेन साइट उधर पे बाइंड ना करके बगल वाली साइड पे बाइंड कर रहा है एडजेसेंट साइड पे, लेकिन कैटालिटिक एक्टिविटी को वो डिक्रीज करने का काम कर रहा है, ये सारी चीजें। तो इधर पे देखोगे कॉम्पिटेटिव में बड़ा डीप सवाल है, पूछा जाता है जीपर डीआई में, बहुत घुस के पूछा जाता है। कॉम्पिटेटिव में केएम जिसको बोलते हैं एफिनिटी बढ़ता है, बट इधर नॉन कॉम्पिटेटिव में अनचेंज्ड है और वी मैक्स रिड्यूस हो जाता है। यही सब डीप लेवल का सवाल डीआई और जीपर में पूछा जाएगा, फार्मासिस्ट में नहीं पूछा जाता इतना डीप का लेवल।
तो अब देखोगे नॉन कॉम्पिटेटिव, जैसे एसिटाजोलामाइड, कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स का एग्जांपल है एस्टाजोलामाइड। कहां यूज होता है जरा मुझे आप बताएंगे, फटक से बताइए जरा। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। ड्रग एक्टिंग ऑन आई, ठीक है, ड्रग एक्टिंग ऑन आई। और आपने नाम सुना होगा किसका, ग्लूकोमा का, काला मोतिया। गौरव सिंह, एम्स पटना, यस, ग्लूकोमा, यस। आप मुझे बताइए ग्लूकोम प्रॉब्लम क्या हो रही इसमें, आईज में बताओ। हम लोगों को तो टेंशन आई, आईज को, आंखों को भी टेंशन हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो प्यारी सी आंख है, इधर पे जो ड्रेनेज सिस्टम है ना उसका, आंख का गड़बड़ हो गया है। दो चीजें, या तो फ्लूइड बहुत ज्यादा बन रहा है, फ्लूइड बहुत ज्यादा बन रहा है, या फिर ड्रेनेज कम हो गया है। दो ही चीज तो होगी। या तो बारिश ढेर सारी हो जाए तब मुंबई तैरने लगता है, या फिर उसका ड्रेनेज निकासी सिस्टम ना हो तब मुंबई तैरने लगता है। उधर पे क्या हो, प्रेशर बढ़ जाता है। वैसे ही आपको वैके, सॉरी मुंबई वाले, क्या क्या करें, एग्जाम्पल देके समझाना पड़ता है। आप लोग को पता है, दो आप तैरने लगते हो थोड़े दिनों में ही, तो मुंबई वाले कृपया दिल पे ना लें। मुझे पता है बैच में कुछ लोग हैं, लेकिन कृपया दिल पे ना लें। यस। तो अभी आंखों में, अच्छा ये बताओ, एक्वस ह्यूमर बढ़ जाता है कि विट्रस ह्यूमर की बात कर रहे हैं हम लोग? दो एक फ्लूइड होते हैं, एक एक्वस ह्यूमर होता है, एक विट्रस फ्लूइड होता है। किसकी बात कर रहे हैं वो? जो ये आई बॉल है, आंख के अंदर कौन सा फ्लूइड है, और ये जो आपकी लेयर है इसकी, यहां पर कौन सा है, यहां पर कौन सा फ्लूइड है और अंदर कौन सा है? पहले अंदर का बताओ आप, अंदर कौन सा फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर है कि विट्रस ह्यूमर है? अंदर, अंदर। ये छोटी छोटी बातें हैं, इट शुड बी क्लियर। अंदर लोग कह रहे हैं कि एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर फिर कहां है? देखो एक्वस विट्रस चल रहा है। अगेन आई एम आस्किंग, अंदर की तरफ कौन सा फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमर की विट्रस? तो आप लिखिए अंदर की तरफ एक्वस या विट्रस। एक्वस विट्रस चल रहा है अभी भी, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब एकदम बिल्कुल। सुनील जी कह रहे हैं कि इनसाइड विट्रस, ठीक है, यस बिल्कुल सही है। यस जी भी आल्सो सेइंग गुड, यस विट्रस इज इनसाइड, यस। तो ये ग्लूकोमा की प्रॉब्लम विट्रस फ्लूइड की वजह से हो रही है, एक्वस की फ्लूइड की वजह से हो रही है? आपको क्या लगता है कि दोनों की वजह से हो रही है? देखो विट्रस एक्वस चालू हो गया। दो सिस्टम है, आंखों में प्रेशर कब बढ़ेगा, या तो फ्लूइड ढेर सारा बन रहा है, या फिर फ्लूइड जो बन रहा है उसका ड्रेनेज निकासी नहीं सही है। तो मुंबई वाले स्टोरी मैंने बताया आपको। तो सही कैसे करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम आपको पता लग गया, तो सही करने के लिए निकासी को बढ़ाना पड़ेगा। तो सर्जरी का भी ऑप्शन आप ले सकते हो। इधर पे फ्लो कम हो जाए उसको रिड्यूस करोगे मेडिसिन से, तो मैनेज करोगे इसको। तो ये है। अब आप मुझे और कुछ क्वेश्चंस बताइए कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स है, आप बताइए ग्लूकोमा में फर्स्ट चॉइस किसको दिया जाता है, सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी है, एंड थर्ड कौन सी है? जल्दी जल्दी बताइए, सवाल पूछा गया है। ग्लूकोमा में, ग्लूकोमा में सबसे पहले प्रायोरिटी किस ड्रग को दी जाती है, किस कैटेगरी के ड्रग्स को दी जाती है? फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड, थर्ड। पहले फर्स्ट लाइन आंसर दीजिए। फर्स्ट लाइन किसको रखा जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्राइड को फर्स्ट लाइन रखा जाता है, या सेकंड ऑर्डर, या थर्ड, किस लेवल पर रखा जाता है? अंकित जी सिंह, फर्स्ट चॉइस इज पिलोकार्बिन, ओके।
पिलोकार्पिन। ठीक है, ठीक है साहब। ये क्या हो रहा है? फर्स्ट में पिलोकार्पिन, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। सेकंड इधर पे, ये सही बता रहे हो आप। सेकंड ऐसे आपको भी पढ़ना है, थोड़ा अगल बगल देखना है। अब वो जमाना गया है कि डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा ना, अगल बगल जरूर देखना पड़ेगा, रिलेटेड चीजें। सेकंड चॉइस क्या है? सब केडीटी में दिया हुआ है, केडी त्रिपाठी में सब दिया हुआ है। सेकंड इज एसिटाजोलामाइड। चलो भाई साहब, ये आ गई, कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स। ठीक है साहब। थर्ड, और कार्बोनिक एनहाइड्राइज के एग्जांपल कौन है? एस्टाजोलामाइड। ठीक है, थर्ड में, थर्ड चॉइस क्या है? व्हाट इज गोइंग टू बी द थर्ड चॉइस? अरे कोई तो होगा कोई तो पढ़ा होगा आप में से। लो, पहली और पिलोकार्पिन बहुत लोगों की पहली और आखिरी चॉइस है कि नहीं, तू ही पहली है और आखिरी भी है। जल्दी जल्दी गूगल बाबा से पूछिए। आजकल तो चैट जीपीटी भी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सही इंफॉर्मेशन नहीं आ रही चैट जीपीटी से। तो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रखना, चैट जीपीटी धोखा दे देता है, उल्टा पुल्टा पढ़ा देगा आपका। यस, बीटा ब्लॉकर्स। टीमोलॉल, किसी ने ऑप्शन में टीमोलॉल शायद लिखा हुआ है क्या? हाँ, दीपक जी ने लिखा हुआ है। यस, तो जिनको नहीं पता है कृपया ये लिख लीजिए। पहले क्या लिखिए? ग्लूकोमा। अभी इधर पैरो बना के लिखने का, ऐसे ग्लूकोमा, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है किसकी वजह से? फ्लूइड के ज्यादा फॉर्म होने से या ड्रेनेज के गड़बड़ा जाने से। तो ट्रीटमेंट क्या है साहब? ट्रीटमेंट आपका फर्स्ट चॉइस ये, सेकंड चॉइस ये, थर्ड चॉइस ये। ऐसे बना के नोट बना लो आप जरा, मैं एक मिनट साइड हो जाता हूं, फटाफट आप लिख लो। ये पक्का कहीं ना कहीं सवाल टकराने वाला आपसे। अभी एक और सवाल आपसे पूछता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप नोट बनाओ ना, जैसे ये पूरा आपका पन्ना है, इधर पे पूरा इंपॉर्टेंट बातें लिखने, लेकिन ये छोटे छोटे पर मोटी बातें ना इधर लिखने का। ये मोटी बातें क्वेश्चन होती, कभी ना कभी टकराएंगे आपसे, जो कि नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। तो जो लोग डायरेक्ट नोट पढ़ के काम निकलवाना चाह रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, नहीं मजा आने वाला है। चलिए एक और सवाल लीजिए जरा। क्या बीटा ब्लॉकर्स को अस्थमेटिक पेशेंट में दे सकते हैं? सोच समझ के जवाब एकदम। क्या बीटा ब्लॉकर्स को अस्थमेटिक पेशेंट में दे सकते हैं? हां तो क्यों, ना तो क्यों? इस सवाल को भी लिख लीजिए। कहां कहां पर? छोटी छोटी पर मोटी बातें वाले कॉलम में। शक्तिमान देखते थे ना हम सभी। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप टॉपिक से डेविएट हो रहे हो। डेविएट नहीं हो रहा हूं, अभी इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ये समय की डिमांड है। अगर आप साइड अगल बगल नहीं पढ़े गए आप, हर वो कोशिश करनी है जहां से हमारा स्कोर इंप्रूव हो, क्योंकि पढ़ तो सब रहे हैं यही, तो हम अलग क्या पढ़ रहे हैं? यस, देखो इसका सिंपल लॉजिक है। बीटा रिसेप्टर जनरली की बात कर रहा हूं, रिलैक्स करने का काम करता है। और अस्थमा के पेशेंट में वो जो ट्यूब है ना, उधर पे जब श्रिंक हो रही है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो उधर पे क्या है, इसको
डायलेट करना पड़ेगा। बीटा क्या करता है? रिलैक्स करता है, डायलेट करने का काम करता है। अगर ब्लॉक करोगे तो कंस्ट्रिक्ट करने लगेगा, सिंपल सी बात है। और इधर ऑलरेडी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ और इधर से ये तो वही बात होगी कि मैं मर रहा हूं, कोई मेरा गला चाप के और मार रहा है मुझे। गलती से भी मत कर देना, बीटा ब्लॉकर दे देना, आप निकल लेगा पेशेंट तुरंत। बीटा रिलैक्स करने का काम करता है, ब्लॉक करोगे, एंटागोनिस्ट उसका यूज करोगे तो कंस्ट्रिक्शन करेगा। और इधर पे ऑलरेडी कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, कोई डूब रहा है उसको और आप डुबा रहे हो गला चाप के, तो ये वाली बात हो गई। पेशेंट मरने वाला को तो और एकदम फौरन निकल लेगा तुरंत। और ये हम जिसकी पिलोकार्पिन की बात कर रहे थे, क्या इसको कोलिनोमाइमेटिक्स बोलते हैं या कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर बोलते हैं? जल्दी बताइए। कोलिनोमाइमेटिक बोलते हैं पिलोकार्पिन के, या फिर कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर बोलते हैं? और फाइसोस्टिग्मिन नियोस्टिग्मिन क्या है? ये कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है? फटाफट बताइए जरा। अभी जीएस की भी क्लास होनी है तो उधर भी आना है, जीएस वाली क्लास में भी। यस, कोलिनोमाइमेटिक। यस, फाइसोस्टिग्मिन नियोस्टिग्मिन क्या होते हैं? कोलिनोमाइमेटिक। सर इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं? भूपेंद्र जी दबा के क्वेश्चन आते हैं, दबा के क्वेश्चन। आप जीपैट दे लो 28 क्वेश्चन, आप डीआई दे लो भर भर के क्वेश्चन, फार्मासिस्ट दे लो भर भर के क्वेश्चन। बिना फार्माकोलॉजी के तो सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा। मेरे को ऊपर से जा रहा है भूपेंद्र जी, इसमें समझने वाली बड़ा लॉजिक है ना। अस्थमा के जो भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ही होता है, ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उपाय क्या है? इसको डायलेट करना पड़ेगा। बट ये बीटा जो होते हैं ना, ये बीटा जनरली रिलैक्स करने का काम करते हैं। ब्लॉकर्स बोले तो एंटागोनिस्ट दे दोगे, उल्टा काम करेगा। तो अभी ब्लॉकर्स अगर दे दोगे तो ये रिलैक्स हो क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट करने लगेगा। उधर कंस्ट्रिक्शन वो कर रहा है और इधर पे ऑलरेडी कंस्ट्रिक्शन है, जरूरत हमको डायलेट करने की, दे रहे हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, इसीलिए नहीं दे सकते बीटा ब्लॉकर्स को अस्थमा में। इसमें क्या साइंस वाला कुछ तो है नहीं। नहीं, एंटी कोलिनर्जिक नहीं होता है, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है। एंटी कोलिनर्जिक कौन सा है? एट्रोपिन को बोलते हैं क्या एंटी कोलिनर्जिक? ठीक है, चलिए ठीक। तो ये वाली बात, ये जरूर आप बात लिख लीजिएगा। केएम किस में अनचेंज होता है? वीमैक्स रिड्यूस हो जाता है नॉन कॉम्पिटेटिव में। जबकि कॉम्पिटेटिव में केएम इंक्रीज होता है और वीमैक्स अनचेंज रहता है। डीआई और जीपैट में पूछा जाता है इस लेवल का सवाल, फार्मासिस्ट में नहीं पूछा जाएगा इस तरीके का सवाल। ठीक है, ये सब तो ये इनहिबिटर, साइक्लोऑक्सीजिनेस, कॉक्स इनहिबिटर्स। अब ये बताइए कि इसमें कॉक्स 1 होता है, कॉक्स 2 होता है, इसमें किसका काम हाउस कीपिंग जीन्स के तौर पर होता है? हाउस कीपिंग नेचर होता है। हाउस कीपिंग किसको बोलते हैं? कॉक्स 1 को कि कॉक्स 2 को? सवाल पूछा जाता है आपसे, जल्दी बताइए। कॉक्स 2 के कुछ इनहिबिटर्स के एग्जांपल बताइए। कॉक्स 2, पैरासीटामोल का बताइए। पैरासीटामोल कॉक्स 1 है कि कॉक्स 2? ये सब एसोसिएटेड सवाल पूछा जा सकता है। यस, हाउस कीपिंग फंक्शन इज एसोसिएटेड विथ कॉक्स 1। और कॉक्स 2 के जितने इनहिबिटर्स होते हैं उनके लास्ट के नाम में होता कॉक्सिब, रोफेकाप्सिब, सिलेकॉप्सिब। माधुरी जी सेइंग बोथ, गोविंद जी सेइंग 1। कॉक्स का मतलब होता है साइक्लोऑक्सी ऑक्सीजनेस, साइक्लोऑक्सीजनेस। ठीक है, कॉक्स एंजाइम होता है। ये जब आप कहां पढ़ोगे? ये जब आप अरेकिडोनिक एसिड पाथवे पढ़ोगे। अरेकिडोनिक एसिड पाथवे, ये क्या होता है सर? 20 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसी के सिंथेसिस से
लाइपोक्सिजिनेज और कॉक्स, ये दोनों एंजाइम्स के पूरे पाथवे से बनता है, और आपके पास ये सारे एंजाइम्स की मदद से, यानी कि आप देखोगे, और इन्हीं की वजह से कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। ध्यान सुनिए, अराकिडोनिक एसिड पाथवे 20 कार्बन का कंपाउंड होता है, जिससे कॉक्स और लॉक्स दोनों बनते हैं, लाइपोक्सिजिनेज और साइक्लोऑक्सीजिनेज, और यही साइक्लोऑक्सीजिनेज ही प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में बनने में मदद करता है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा फाइंड किया गया साइंटिफिकली कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स पूरे शरीर में दर्द का, बुखार का, ये सब का जो रीजन है ना, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही है। इसका मतलब अगर हमें दर्द बुखार से राहत देना है तो हमें प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करना पड़ेगा। अभी जब इनहिबिट करेंगे, यही काम कौन करता है? एनएसएआइड्स। समझ में आई बात? तो एनएसएआइड्स क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। समझ गए? हर दर्द प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं करते, ठीक है? अगर दिल में इधर दर्द है तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं कर रहा है, वो कट गया है, इसीलिए दर्द हो रहा है। समझ गए आप? तो जो कटने वाला दर्द है वो प्रोस्टाग्लैंडिन से नहीं होता है, और वो एनएसएआइड से नहीं ठीक होगा, वो आपको खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भैया मेरा कट गया है। कोई दिक्कत नहीं भूपेन जी, बिल्कुल परेशान मत होइए, धीरे 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 आप रिदम में आ जाएंगे। कभी कभी हम जब नए प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, नए टीचर से पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा उसकी टोन समझने में टाइम लगता है, 2-4 दिन। तो दिल का दर्द एनएसएआइड से नहीं जाएगा। मैंने क्या बोला? प्रॉब्लम को समझो। तो प्रॉब्लम, दिल का दर्द अलग है, उधर पे मैटर अलग चल रहा है, तो जब मैटर अलग है तो उसका सोल्यूशन भी अलग होगा, ठीक? वो पीएम से ठीक, वो तो बहुत तगड़ा हो गया। अच्छा मैं पूछूं, जैसे मान लीजिए कोई किडनी के पेशेंट है, किडनी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो क्या नॉर्मल एनएसएआइड्स देते हैं या फिर कौन सा ऑप्शन है? तो आप मुझे बताइए जरा। आपने एज ए फार्मासिस्ट जब तैयारी की होगी डिप्लोमा के बाद या बी फार्मा के बाद, तो आपने हॉस्पिटल ट्रेनिंग की होगी, तो कौन सा पेन किलर हम लोग देते हैं एक्चुअली किडनी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में? अगर वो आर्थराइटिस के पेशेंट है, दर्द वाले पेशेंट हैं, गठिया रोग के हैं, तो कौन सा पेन किलर देते हैं हम लोग? क्या ट्रामाडोल देते हैं क्या? ट्रामाडोल, यस, ट्रामाडोल देते हैं जनरली। ट्रामाडोल इज प्रेफर्ड। यस, बैक्लोफेन भी देते हैं, बिल्कुल सही बात है। पेंटाजोसिन थोड़ा अच्छे लेवल का, वो भी देते हैं, बट मोस्ट प्रेफर्ड इज ट्रामाडोल, राइट? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा मैकेनिज्म है रिसेप्टर के थ्रू। रिसेप्टर, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है, पार्शियल एंटागोनिस्ट, ये सब थोड़ा सा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग एक दिन देखेंगे, एगोनिस्ट, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर डीआरसी कर्व वगैरह पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत रिसेप्टर वगैरह पढ़ लेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, क्योंकि जीएस का क्लास भी लेना है। फटाफट सवाल पूछ लीजिए। किडनी ट्रांसप्लांट में एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज होती है, आप उसका नाम बताइएगा। बड़ी फेमस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। आजकल किडनी ट्रांसप्लांटेशन में नॉर्मल दवाई नहीं दे रहे, मेनली वी आर यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, चलिए फटाफट सवाल पूछ लीजिए। यस, OKT3 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज यूज्ड इन रीनल ट्रांसप्लांटेशन केस। और कोई सवाल? कोई बात नहीं विघ्नेश जी, परेशान मत होइए, ठीक है? क्लास हो जाएगी, अब बाद में देख लीजिएगा, सुबह देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्या क्या लिखा जा रहा है भूपेन जी? टेक्रोलियस और साइक्लोस्पोरिन, हाँ, टैक्रोलिमस भी देते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं है।
काफी अच्छा था, ज्ञान वाला सेशन ये था। देखो हम सब अगर थोड़ा सा आप आउटपुट देंगे, थोड़ा सा मैं आउटपुट देंगे, तो हम लोग नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। मैं यही चाहता हूं कि आप इंटरेक्ट करो, जैसे आज आपने बेहतर तरीके से इंटरेक्ट किया ना, आपने बेहतर तरीके से इंटरेक्ट किया, आपने सीखा, राइट? तो आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत से कॉन्सेप्ट जो थोड़े हिले डुले थे वो सही हो गए होंगे। तो हमेशा शेयर करने में विश्वास रखिए। शेयरिंग करके आप पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। देखो पूरा ग्लूकोमा का मैंने फर्स्ट सेकंड सब पढ़ा दिया आपको। बहुत लोगों को नहीं पता था, लेकिन अभी पता लग गया, उन्होंने भी पढ़ लिया। तो ऐसे शेयर करके पढ़िए, बजाय डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के इधर पैसे पढ़ने का। ये दिस इज द राइट अप्रोच एक्चुअली। और ये तभी आती है जब हमारे कुछ दोस्त के ग्रुप बने। ग्रुप बकवास करने के लिए नहीं, ग्रुप बकैती काटने के लिए नहीं, 2-3 का ग्रुप बनाओ, लेकिन नॉलेज शेयर करो, ठीक है? सुनील जी, बाकी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस भी आती रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने हर सब्जेक्ट की थोड़ी 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 अपलोड की हुई है, आप देखिए। अभी जो क्लास इधर नहीं स्टार्ट हुई, उधर से आप देखते रहिए कंटेंट से एक एक दो दो करके, ताकि आप बराबरी में आ जाए सारी चीजें, ठीक है? सो मैं सेशन को एंड कर रहा हूं। आई नीड टू गो फॉर द जीएस क्लासेस। थोड़ी सी लेट स्टार्ट होगी वो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में सालम जी जुड़ने की जरूरत नहीं है। अभी जो व्हाट्सएप का फीचर है उससे बेहतर फीचर ऐप में है, ठीक है? व्हाट्सएप पे जोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, व्हाट्सएप से बेटर ऑप्शन आप समझने की कोशिश करिए। आपको ग्रुप की जरूरत नहीं है, लॉजिकली समझिए। ग्रुप में आप ज्वाइन करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, इधर पे आप कम्युनिकेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किस लिए मैंने बनाया? वॉइस मैसेज डालने के लिए, इमेजेस डालने के लिए, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज डालने के लिए। सेम फीचर आपके पास उधर भी है। देखो हमेशा ना एक काम 4 बार नहीं किया जाता। 4 बार आप कम करोगे, 4 बार एफर्ट। मैं ग्रुप बनाऊंगा, फिर मुझे उधर देखना पड़ेगा, उधर सारी चीजें, अभी रायता फैल जाएगा। ये सब नहीं करने का, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये सब में मत उलझिए, ठीक है? कोई मतलब नहीं। 50 ग्रुप ज्वाइन करके भी समय वेस्ट ही होता है। आपने 50 टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे होंगे, शायद ही 1-2 टेलीग्राम जो आपको आउटपुट दे रहे होंगे, बाकी सब टाइम वेस्टेज है। अपने समय को बिल्कुल बर्बाद मत करिए। बी एफिशिएंट, एफिशिएंट बनिए, ठीक है? बिल्कुल समय ग्रुप बनाने में और ये सब दुनियादारी में मत जाया करिए, ठीक है? ये सब कुछ है, आप डिस्कस करिए, आपको कौन रोक रहा है? ग्रुप में इसीलिए तो बनाया गया है, हेल्दी डिस्कशन के लिए, कि नॉलेज शेयर हो। तो एफर्ट्स को, ठीक है, चलिए फिर मैं एंड कर रहा हूं सेशन को। अपना ध्यान रखिए, बिंदास रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े समय बाद जो हम लोग मिलते हैं, थोड़ा सा जीएस का सेशन लेट होने वाला है, क्योंकि अभी जस्ट मैं छोड़ूंगा, फिर जीएस के सेशन में मुझे आना है, तो आई विल टेक मिनिमम 10 मिनट्स एटलीस्ट। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी सेशन में। थैंक यू सो मच।